नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने घनसाली की जनता को दी बड़ी सौगात। 8 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा तय समय के भीतर पूरे होंगे काम, जनता को मिलेगा लाभ। अचानक दिल्ली पहुंचे विधायक अरविंद पांडे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। पहले भट्ट अब दिल्ली की दौड़ से सियासी गलियारों में मची हलचल। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। हरिद्वार जिलाधिकारी ने दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। कहा धर्म नगरी है तीर्थ यात्रा का द्वार, सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं पर रहेगा खास ध्यान। देहरादून में अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं। अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम ने चलाया पीला पंजा। 1700 लोगों के किए चालान। कब्जाधारियों को दी सख्त हिदायत। और कुमाऊं में हुए 2 गैंगरेप मामलों का खुलासा। हल्द्वानी में नाबालिग और रुद्रपुर में महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। महिला सुरक्षा पर उठे सवाल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। टिहरी के घनसाली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 विकास योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4121.10 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत करने के लिए भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिलान्यास के बाद कार्य में देरी नहीं होगी। योजनाओं को तय समय के भीतर धरातल पर उतारा जाएगा। पिलखी में स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पर शिलान्यास और ये प्रारंभ हुआ है, और इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों का भी जो बातें आई हैं उन सभी को हम लोग आगे के सब कार्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में इस स्वास्थ्य सेवा के पूरा हो जाने पर जो केंद्र बन रहा है, इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो दूर दराज से लोगों को आना पड़ता है, परेशानी होती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ दफ्तर में हुई मारपीट मामले में धामी सरकार हरकत में आई है और सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा को लेकर एसओपी तैयार कर लागू कर दी गई है। सरकारी कार्यालयों को लेकर ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका सख्ती से पालन करना होगा। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकारी दफ्तर में मारपीट के बाद एसओपी जारी। सरकारी कार्यालय की सुरक्षा के लिए बनाई गई एसओपी, सख्ती से करना होगा पालन। बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय नौडियाल के साथ उनके दफ्तर में घुसकर बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थकों ने जिस तरह से मारपीट की घटना को अंजाम दिया, उसने सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इस घटना को धामी सरकार ने गंभीरता से लिया और सरकारी कार्यालय की सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार कर लागू कर दिया। नई एसओपी विधानसभा और सचिवालय को छोड़कर राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों में लागू होगी। ये नियम केवल आम जनता पर ही नहीं, बल्कि निजी ठेकेदारों, जनप्रतिनिधियों और उनके समर्थकों और व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारियों सहित सभी विजिटर्स पर लागू होगा। अब एक नजर डालते हैं एसओपी पर। अब सरकारी कार्यालयों में एंट्री पर सख्ती रहेगी। सभी कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र रखना जरूरी किया गया। बिना आईडी कार्ड के कार्यालय परिसर में एंट्री नहीं होगी। आम जनता की गाड़ियों का कार्यालय परिसर में एंट्री प्रतिबंधित। मुख्य प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। विजिटर्स की जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को बिना अनुमति परिसर में एंट्री की छूट नहीं। सुरक्षा चौकी पर एक फोटो के साथ रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें दुर्व्यवहार या हिंसा के दोषी व्यक्तियों का रिकॉर्ड दर्ज होगा। ऐसे व्यक्तियों की दोबारा एंट्री रोकी जाएगी। सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालय के प्रवेश द्वार, गलियारों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। अधिकारियों के डेस्क के नीचे साइलेंट पैनिक अलार्म लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इमरजेंसी में अधिकारी इस अलार्म का यूज कर पाएंगे, जिससे तुरंत सुरक्षा कर्मियों को सूचना मिल पाएगी। एसओपी केवल घटना की रोकथाम तक सीमित नहीं है, बल्कि घटना के बाद की प्रक्रिया में भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। यदि किसी कार्यालय में अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले घटना स्थल को तत्काल सील किया जाएगा, ताकि साक्ष्य बरकरार रह सके। सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखते हुए उसकी कॉपी तत्काल जांच अधिकारी को सौंपी जाएगी। बता दें कि हाल ही में बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ हुई मारपीट की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था।
विधायक की मौजूदगी में समर्थकों ने सरकारी दफ्तर में घुसकर मारपीट की थी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद शिक्षकों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की कि सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा को लेकर स्पष्ट और कड़े दिशा निर्देश जारी किए जाएं। अब सरकार ने उसी पर अमल करते हुए एसओपी जारी कर दी है। बता दें कि इस एसओपी से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा, जिससे वो बिना डर, भय और दबाव के अपना काम कर सकेंगे। बीते कुछ समय से नाराज चल रहे बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे से मुलाकात करने महेंद्र भट्ट पहुंचे तो सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद में जुट गई है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक से प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात, अरविंद पांडे से मिले महेंद्र भट्ट। क्या है दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के सियासी मायने? क्या रूठों को मनाने की हो रही कवायद? गदरपुर से बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे बीते कुछ समय से अपनी सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसी बीच जब अरविंद पांडे से मुलाकात करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे तो सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई। दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जाने लगे। दरअसल महेंद्र भट्ट अचानक गदरपुर आए और सीधे विधायक अरविंद पांडे के आवास पर जा पहुंचे। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2027 चुनाव से पहले बीजेपी अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद में जुट चुकी है? क्या बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि अरविंद पांडे का नाराज होना पार्टी पर कितना भारी पड़ सकता है? यही कारण है कि पांडे जी की नाराजगी को दूर करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष खुद उनके घर पहुंच गए। हालांकि जब ये सवाल महेंद्र भट्ट से किया गया तो उन्होंने कहा कि ये चुनावी तैयारी का हिस्सा है। वहीं अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सभी विधायकों से मुलाकात करते हैं, सिर्फ मुझसे मिलने नहीं पहुंचे। हमारे कार्यकर्ता हैं, क्या कहना है उनका मीडिया के सामने जाने और अध्यक्ष के नाते मेरा कर्तव्य बनता है, मैं सबसे मिलता हूँ और आज मैं उनसे उनके घर पर मिलने आया हूँ। एक अनौपचारिक हमारी वार्ता हुई है क्योंकि चुनाव वर्ष हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है, उस भाव के साथ लोग आगे बढ़े। महेंद्र भट्ट जी हमारे मित्र भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो वो मुझसे मिलने आए, ये उनका बड़प्पन है। और सिर्फ एक ही बात कि पूरी पार्टी के सभी, अच्छा मुझसे मिलने कोई नया थोड़ी है, वो तो प्रदेश में जितने हमारी पार्टी के विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी से मिलने जाते हैं, जाना चाहिए। तो उसी कड़ी में हमसे मिलने आ गए और एक ही विषय है, इससे प्रदेश को बहुत आगे लेके जाना है और वो जब ही हो पाएगा कि जब तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बने। हालांकि इस मुलाकात को केवल एक सामान्य मुलाकात मानना आसान नहीं है। राजनीतिक हलकों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो विधायक अरविंद पांडे पिछले कुछ समय से सरकार के कामकाज को लेकर नाराज चल रहे थे। कानून व्यवस्था, स्थानीय विकास और क्षेत्रीय मुद्दों पर उन्होंने समय समय पर अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जाहिर की। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का सीधे उनके घर पहुंचना अहम माना जा रहा है। सियासी जानकारों की माने तो 27 से पहले किसी भी तरह की अंदरूनी असहमति या मतभेद को खत्म करना चाहती है पार्टी। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट हैं। ऐसे समय पर जब विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, बीजेपी अपने संगठन को मजबूत और एकजुट रखने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से अरविंद पांडे बीते समय में सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, उसे देख तो यही कहा जा सकता है कि 27 से पहले बीजेपी नाराज विधायकों के मान मनोबल में जुटी है। फाइनली बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अपनी गलती पर माफी मांग ली है। विधायक काऊ ने घटना पर अफसोस भी जताया है, लेकिन क्या विधायक की माफी से बीजेपी का डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? विधायक और उनके समर्थकों ने मिलकर एक अधिकारी के साथ जो कुछ किया, क्या जनता उसे भुला पाएगी? सवाल है कि क्या विधायक की माफी काफी होगी? रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक काऊ ने मांगी माफी। बैकफुट पर बीजेपी विधायक काऊ, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश। क्या विधायक की माफी है काफी?
एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसने बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के ही नेता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। हालांकि बढ़ते मामले को देखते हुए पार्टी पूरी तरह से इसे मैनेज करने की कोशिश में भी लगी रहती है। अब ताजा मामला ही देख लीजिए। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों ने जिस तरह से बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया, उससे न सिर्फ बीजेपी विधायक काऊ की किरकिरी हुई, बल्कि बीजेपी की छवि भी धूमिल हुई। बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों की घटना के कारण बैकफुट पर आना पड़ा। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की यहाँ भी कोशिश की गई। मामला जब गरमाने लगा तब बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और खेद प्रकट किया। टीचर अपने काम पे लगे, बच्चों की पढ़ाई करे हैं? मैंने कहा कि अगर मैं और मेरे साथियों से कोई भी घटना हुई है उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। मैं और मेरे साथियों से कोई भी घटना हुई है उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। जब बीजेपी विधायक ने माफी मांगी तो कांग्रेस इस पर चुटकी लेती नजर आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि ने ऐसा कृत्य किया जिसके कारण उन्हें माफी मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। चुने हुए जनप्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता और उसका खामियाजा उनको इस रूप में भुगतना पड़ा कि आज वो दर दर माफ़ी के लिए भटक रहे हैं। तो ये ठीक है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये बिल्कुल उन्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी मांगी है। अब माफ़ करना ना करना ये तो जो दूसरा पक्ष उस पर निर्भर करता है। बाकी सरकार को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। वहीं विधायक काऊ की माफी पर बीजेपी का कहना है कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। विधायक जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि उनके साथ अगर कोई समर्थक जाते हैं और उनकी तरफ से किसी तरह की कोई बात आती है तो जाहिर सी बात है कि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर उंगलियां उठ जाती हैं। तो इस बाबत उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, क्योंकि उनको सामंजस्य बिठाना है और अधिकारियों का हमेशा उन्होंने सम्मान किया है, तो इसमें माफ़ी मांग ली। इसमें कोई माफ़ी मांगने से ना ही तो कोई छोटा होता है ना ही कोई बड़ा होता है। जिस माफी का इंतजार शिक्षक संघ कर रहा था वो माफी बीजेपी विधायक काऊ ने मांग ली है और शिक्षक संघ भी अपने काम पर लौट आया है। लेकिन सियासी एंगल से देखें तो क्या विधायक जी की माफी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? अधिकारी के साथ मारपीट करने के बाद बीजेपी की छवि को जितना नुकसान पहुंचा या फिर बीजेपी विधायक पर जिस तरह के दाग लगे, क्या एक माफी से ये सब कुछ धुल जाएगा? 2027 चुनाव से पहले एक नहीं बल्कि बीजेपी के कई विधायकों के मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसने पार्टी को डेंट पहुंचाने का काम किया। इसके साथ ही 2027 की राह में मुश्किलें पैदा करते नजर आए। इसे देखते हुए तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या काफी है विधायक की माफी? उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने एक साथ मिलकर होली का त्योहार मनाया। गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर सभी ने प्रदेशवासियों को भी रंग, उमंग और आपसी भाईचारे के पर्व होली की शुभकामनाएं देने का काम किया। देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज होली मिलन समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। हम सब लोग इसमें शिरकत करने का काम कर रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं बधाई देता हूं और हम सब लोग मिलकर के एक साथ जो है एकजुट होकर के इस प्रदेश को नए रास्ते पर ले जाने का काम करें। आप सभी लोगों को, प्रदेश के समस्त हमारे समस्त नागरिकों को, भाइयों को, बहनों को, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये रंगों का त्यौहार सबके जीवन में रंगों के समान खुशियां लाए और सब लोग इस होली में प्रफुल्लित होकर एक दूसरे के प्रति भाईचारे का प्रदर्शन कर, भाईचारा निभाकर ये होली मनाए। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि ये होली सबके जीवन में खुशी लाए। हम पूरे प्रदेश वासियों को होली की बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। और जिस तरह होली के त्यौहार पर ये रंग बिरंगा त्यौहार होता है, उसी तरह सारे उत्तराखंड के लोगों में खुशी का रंग उनके जीवन में आए।
वहीं आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बीजेपी की महिला मोर्चा की टीम 9 मार्च से 15 मार्च तक सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने बताया कि महिला दिवस को साप्ताहिक रूप में मनाया जाएगा और इस दौरान हर विधानसभा में एक सम्मेलन आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि इन सम्मेलन में एसएचजी वर्कर्स, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, इसके साथ ही खेल से जुड़ी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सभी महिलाओं को जो बेहतर कार्य कर रही हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तराखंड ने सोचा है कि हम क्यों ना इसे एक सप्ताह के रूप में मनाएं और 9 तारीख से 15 तारीख तक के बीच हम लोग हर विधानसभा में एक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं को इनवाइट करेंगे जो कि हमारी एसएचजी वर्कर्स हैं, हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और हमारी की वोटर्स हैं, जिसमें हो सकता है हमारे सांस्कृतिक से जुड़ी भी लोग बहनें हों या हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बहनें हों या लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब एक की वोटर्स के रूप में। तो इन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हरिद्वार कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन की अहम बैठक हुई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के लिए सभी विभागों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार हरिद्वार है, ऐसे में जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्थाओं पर खास फोकस रखने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आगामी चारधाम यात्रा हमारी अप्रैल माह में शुरू होने जा रही है और क्योंकि हरिद्वार उसका प्रथम और मुख्य पड़ाव है, उसी के क्रम में आज सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई है। अभी पूर्व में गढ़वाल आयुक्त महोदय के द्वारा एक बैठक ली गई थी, जिसके बाद आज जिले में सभी डिपार्टमेंट, जिसमें कि हमारा पर्यटन विभाग है, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस आदि डिपार्टमेंट के साथ क्या क्या उनके रोल रहेंगे, पिछली यात्राओं के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और कैसे हम यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और साथ ही हरिद्वार निवासियों के लिए और बेहतर यात्रा कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की। फिर चारधाम यात्रा भी शुरू होगी, उसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में स्टेट और जिला डिजास्टर प्लान को रिव्यू किया जा रहा है, जो 2009 और 2018 के बाद एक बार फिर से हो रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां और बदलते क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को अपडेट किया जा रहा है। इसमें जोखिम मूल्यांकन, संसाधन मैपिंग, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और सामुदायिक सहभागिता को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हम लोग बना रहे हैं। हमारा एसडीएमपी वाला काम लगभग 95% के आसपास हो गया है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, हम बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। और जिलों का भी प्लान बन गया है सबका, पहले बना था क्योंकि हर 3 साल में 4 साल में इसको हम चेंज करते हैं। तो पहले हमारा बना हुआ था 2009 में, फिर 2018 में बना हुआ था, अभी नए सिरे से हम लोग बना रहे हैं पुनः, और ये काम लगभग पूरा हो गया है, अंतिम चरण में है। जनपदों को जो उनके ड्राफ्ट में कमियाँ थी, जो संशोधन आवश्यक थे, जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप नहीं थे, उसके बारे में बताया है कल सभी जनपदों को एक एक करके। उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने जा रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि पॉल्यूशन मॉड्यूल 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। नए पॉल्यूशन मॉड्यूल की शुरुआत देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर से की जाएगी। इस मॉड्यूल में कई महत्वपूर्ण बदलाव और तकनीकी सुधार किए गए हैं। अब वाहन के पॉल्यूशन टेस्ट के दौरान रियल टाइम में फोटो खींची जाएगी और करीब 10 सेकंड का लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। हमारा जो पॉल्यूशन का जो मॉड्यूल है उस 2.0 कल से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में। इसमें बहुत सारी चीज़ें अमेंड की गई हैं, जैसे कि उसका रियल टाइम पे फ़ोटो खींचेगा और रियल टाइम पे 10 सेकंड की एक वीडियो होगी जो गाड़ी की उसी समय मौजूद, जब सेंटर पे पॉल्यूशन करवाने जाएंगे तब उसमें, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि गाड़ी गई है। क्योंकि अभी शिकायतें ये आती थी कि कई बार किसी ने गाड़ी नहीं गई और फोटो से देख के, या ऐसे कुछ 1-2 केसेस आए हैं कि पॉल्यूशन कर दिया। तो इससे पॉल्यूशन की जो मशीन्स या पॉल्यूशन जो कर रहा है उसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आएगी और उसके बाद हम पूरे स्टेट में इसको रोल आउट करवाएंगे। वहीं देहरादून में सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। नगर निगम की परिवर्तन टीमों ने वार्डों में बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण को हटाया। अभियान के दौरान 1714 चालान कर 8,76,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वहीं अतिक्रमणकारियों को दोबारा अवैध कब्जा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है।
कि जो हमारी 2 SNAs इसमें डिप्यूटेड हैं, लैंड के पूरे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई से लेकर के भूमि चिन्हीकरण में, सभी में इन दोनों जो हमारे जोन्स हैं 1 to 50 हमारे जो वार्ड्स हैं और 51 to 100, इनमें कुल मिलाकर के अभी तक लगभग 8 लाख से ऊपर का चालानी कार्रवाई की गई है और अभी भी ये अभियान जारी है। 2-3 ऐसे बड़े लैंड पार्सल्स भी चिन्हित किए गए हैं जिनमें कि नगर निगम की काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल अभी है और उसको भी सुरक्षित करते हुए उसमें तारबाड़ कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं रुड़की नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने प्रशासन पर सौतेले व्यवहार का और लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान न करने का आरोप लगाया। नगर महासचिव नरेश घोग्याल ने बताया है कि सफाई कर्मचारियों को बिना बताए किसी दूसरी संस्थाओं में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही मृतक कर्मचारियों के परिवार के किसी सदस्य को नौकरी पर भी नहीं रखा जा रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रशासन को 11 दिन का समय दिया है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो 9 मार्च से हड़ताल की जाएगी। कि हमारे नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी कूड़ा वाहन चालक है, इन्हें कोई थर्ड कंपनी में धकेला जा रहा है, यानी कि नगर निगम से हटा करके कंपनी को बेचा जा रहा है, जिसका यूनियन और सफाई कर्मचारी विरोध में है। क्योंकि हमारा 3 मार्च 2025 में बोर्ड प्रस्ताव पास हुआ था कि नगर निगम में सफाई कर्मचारी समिति आउटसोर्सिंग और कूड़ा वाहन चालकों को पक्का किया जाएगा, संविदा में किया जाएगा या 30,000 रुपये समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा, जिसको ना करके ये सभी कर्मचारी कंपनी धकेले। हमारे से सौतेला व्यवहार हो रहा और हमारी किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं है और लापरवाही है, अनदेखी है, शोषण हो रहा है। हल्द्वानी शहर की सड़कों में खुदे हुए गड्ढों की वजह से हुई 2 लोगों की मौत के बाद शासन प्रशासन हरकत में आया। शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने मौके पर पहुंचे अपर कार्यक्रम निदेशक विनय मिश्रा ने धरातल पर जाकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए कहा है कि अब कोई भी नई जगह पर खुदाई नहीं होगी। पहले अधूरे कार्य जो है उनको पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की खुदाई का कार्य किया जाएगा। देखिए, जब ये प्रोजेक्ट प्लान हुआ था तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग में बहुत समय लगा। ये अपनी तरह का बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है। इसमें पानी और सीवर, रोड और ड्रेनेज, ये चारों कंपोनेंट हैं। जहाँ जो संभव हो पा रहा है, वाटर और सीवर सभी जगह लिया जाना है। चूँकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें पहले यहाँ एक अनाउंसमेंट हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हम लोगों को एक निर्देश दिए थे कि ये प्रोजेक्ट पूरे एक टाउन में सभी चीज़ों के लिए लिया जाए। चूँकि प्लानिंग के बाद जब एग्जीक्यूशन किया था तो टाउन में आपको पता है सड़कें नैरो हैं थोड़ी, जिन चौड़ी सड़कों में हम काम कर रहे हैं उसमें कठिनाइयाँ कम हैं। हमें बहुत सहयोग प्रशासन का भी मिल रहा है, लोग भी हमें इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमारा प्रोजेक्ट जो आज अगर हम प्रोग्रेस देखें तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हमने अचीव की है। वहीं नैनीताल के धारी विकासखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ पाने वाले महेंद्र बिष्ट आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने धामी सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि योजना से मिली वित्तीय सहायता से उन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली है, जिसकी मदद से वो आज अपने परिवार की आजीविका चलाने में सक्षम है। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम बना, पोस्ट कशलेख, जिला नैनीताल का निवासी हूँ। मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3 लाख का लोन लिया था। उससे मैंने अपना स्वरोजगार स्थापित किया और आज अच्छा उसका वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने 2 लोगों को और अपने रोजगार से जोड़ा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं और अन्य जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनसे भी बोलता हूं कि इस ऐसी जो स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठाएं। वहीं रुद्रपुर क्षेत्र में सरस मेले से लौट रही महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छानबीन में जुटी है। बता दें कि 22 फरवरी को पीड़िता के साथ ठड्डी सड़क क्षेत्र में बलात्कार हुआ और आरोपियों द्वारा उसका वीडियो भी बनाया गया था। पीड़िता ने बताया कि उसके देवर के दोस्तों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इस आधार पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने मौका मुआयना किया है। इसमें 3 युवकों को अरेस्टिंग की जा चुकी है और एक युवक जो है अभी उपचाराधीन है, जिसने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया था, जिसका नाम अभय सक्सेना है। उसके खिलाफ भी चिकित्सीय उपचार के उपरांत उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर जो मुकदमा है वो 351 सबसेक्शन 3 और 70 सबसेक्शन 1 BNS में पंजीकृत हुआ था, जिसमें धारा 3 सबसेक्शन 5 और 115 सबसेक्शन 2 की बढ़ोतरी की गई है।
वहीं हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में भी 24 फरवरी को 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुई गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से एक कार भी बरामद की गई जिसमें सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने किशोरी को कार में बहला फुसलाकर हेड़ा खान रोड पर वारदात को अंजाम दिया था। काठगोदाम क्षेत्र में एक सूचना मिली थी जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 लड़के मोहित और प्रदीप जो उनके पड़ोस में किराए पर रहते थे, टैक्सी चलाते थे, लड़की को बहला फुसला के और नशे का सेवन करा के उसके साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया था। उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले गांव में बच्चों में खेल के दौरान विवाद हुआ था और इन्हीं बातों को लेकर बड़ों के बीच कहासुनी के दौरान मारपीट हो गई और इस घटना में एक पक्ष के 2 लोगों को गंभीर चोट पहुंची है और घायल पक्ष के लोगों ने ही पुलिस में तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसका संज्ञान लिया गया है और जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इस संबंध में चौकी इंचार्ज पतरामपुर को निर्देशित किया गया है कि उक्त वीडियो उनके चौकी क्षेत्र से संबंधित है। पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी की जा रही है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जाने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम धामी ने घनसाली की जनता को दी बड़ी सौगात, 8 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा तय समय के भीतर पूरे होंगे काम, जनता को मिलेगा लाभ। अचानक दिल्ली पहुंचे विधायक अरविंद पांडे, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। पहले भट्ट अब दिल्ली की दौड़ से सियासी गलियारों में मची हलचल। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, हरिद्वार जिलाधिकारी ने दिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। कहा धर्म नगरी है तीर्थ यात्रा का द्वार, सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं पर रहेगा खास ध्यान। देहरादून में अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं, अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम ने चलाया पीला पंजा, 1700 लोगों के किए चालान, कब्जाधारियों को दी सख्त हिदायत। और कुमाऊं में हुए 2 गैंगरेप मामलों का खुलासा, हल्द्वानी में नाबालिग और रुद्रपुर में महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, महिला सुरक्षा पर उठे सवाल।